नमस्कार। आज हम उन ताकतों की पड़ताल करेंगे जो दुनिया के पावर बैलेंस को कह सकते हैं कि हिला रही हैं। बिल्कुल। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध और फिर कोल्ड वॉर के बाद दुनिया की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो अमेरिका वो अकेला सुपर पावर बन गया। पूरी दुनिया एक तरह से एक ध्रुवीय हो गई। और यहीं से मुझे लगता है दुनिया में एक नई दौड़ शुरू हुई। सब सोचने लगे कि अमेरिका के इस दबदबे को कैसे कम किया जाए। हाँ, क्या सत्ता का कोई नया सेंटर बन सकता है? बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम यही समझेंगे कि इस एक तरफा सिस्टम को कौन और कैसे चुनौती दे रहा है। हमारी पड़ताल 3 बड़े खिलाड़ियों पर होगी: यूरोपीय संघ, आसियान और जाहिर है चीन। ये सत्ता के नए केंद्र कैसे बने और इनका असली असर क्या है। चलिए कहानी शुरू करते हैं यूरोप से। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को पूरी तरह तबाह कर दिया था। बिल्कुल। सवाल ये था कि सदियों के दुश्मन देश क्या फिर से लड़ेंगे या कोई नया रास्ता निकालेंगे। और उन्होंने वो रास्ता चुना जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। दोस्ती का, सहयोग का। और इसकी नींव असल में अमेरिका की मदद से ही पड़ी। 1948 में मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी OEEC बना। अच्छा। मकसद सीधा था, जंग से बर्बाद हुई पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर दोबारा खड़ा करना। लेकिन ये तो सिर्फ एक आर्थिक प्रोजेक्ट था। ये एक आर्थिक क्लब से एक पॉलिटिकल सुपर पावर बनने का सफर, ये कैसे तय हुआ? ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत धीमी और सोची समझी प्रक्रिया थी। पहले 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, EEC। हाँ, जिसका फोकस एक कॉमन मार्केट बनाने पर था। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1979 में। जब चुनाव हुए? जी, जब यूरोपीय संसद के लिए पहली बार सीधे चुनाव हुए। ये एक बड़ा सिग्नल था कि अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि साझा राजनीति की भी है। और फिर 1992 में मास्ट्रिच संधि के साथ यूरोपीय संघ का औपचारिक जन्म हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नाम बदलने जैसा था या इसने जमीनी स्तर पर सच में कुछ बदला? नहीं, इसने सब कुछ बदल दिया। मास्ट्रिच संधि ने सिर्फ नाम नहीं बदला बल्कि एक साझा विदेश और सुरक्षा नीति की नींव रखी, न्याय के मामलों में सहयोग बढ़ाया और सबसे बढ़कर एक साझा मुद्रा का रास्ता साफ किया। बिल्कुल। और जब 2002 में यूरो आया तो ये सिर्फ करेंसी नहीं थी, ये यूरोप की एकजुट पहचान का प्रतीक बन गई। तो आज अगर हम यूरोपीय संघ की ताकत को समझना चाहें तो ये कितनी बड़ी है? क्या ये सच में अमेरिका को टक्कर दे सकती है? इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक असली हैवीवेट है। आर्थिक तौर पर 2016 में इसकी इकोनॉमी अमेरिका के लगभग बराबर खड़ी थी। 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा। हाँ, और इसकी मुद्रा यूरो दुनिया की अकेली ऐसी करेंसी है जो डॉलर के दबदबे को सीधी टक्कर देती है। विश्व व्यापार में तो इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। ये तो हुई पैसे की ताकत। राजनीतिक और मिलिट्री के मोर्चे पर ये कहाँ खड़ा है? राजनीतिक तौर पर यह पर्यावरण से लेकर मानवाधिकार तक के मुद्दों पर चीन जैसे देशों से सीधी बात करता है। और ये मत भूलिए कि इसका सदस्य देश फ्रांस, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। जी, जिसका वजन पूरे संघ को मिलता है। रही बात सेना की, तो इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और रक्षा पर खर्च भी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। और परमाणु हथियार भी हैं? हाँ, फ्रांस के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं। सुनने में तो ये एक बेहद मजबूत और एकजुट ताकत लगती है। लेकिन फिर हम इराक युद्ध जैसी घटनाएं देखते हैं जहां ये पूरी तरह बटा हुआ नजर आया। इस सुपर यूनियन में ये दरारें क्यों हैं? यही इसका सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाहर से एकजुट दिखने वाले इस संघ के अंदर काफी मतभेद हैं। सबसे बड़ी चुनौती विदेश नीति पर ही है। जैसे इराक के मामले में हुआ। हाँ, इराक पर हमले के वक्त ब्रिटेन अमेरिका के साथ था जबकि जर्मनी और फ्रांस उसके कट्टर खिलाफ थे। ये दिखाता है कि जब बड़े फैसले लेने की बात आती है तो राष्ट्रीय हित आज भी साझा हितों पर भारी पड़ जाते हैं। और शायद यही वजह है कि सबने यूरो को भी नहीं अपनाया, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश। बिल्कुल, उन्होंने यूरो अपनाने से साफ इनकार कर दिया। एक साझा संविधान बनाने की कोशिश भी वो भी फेल हो गई। तो तस्वीर ये है कि यूरोपीय संघ एक ऐसी महाशक्ति है जो आर्थिक रूप से तो एकजुट है लेकिन राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि अब भी अपनी आत्मा तलाश रही है। तो यूरोप का मॉडल है नियमों, संधियों और अपनी थोड़ी बहुत आजादी को साझा करने पर टिका। लेकिन दुनिया के दूसरे कोने में जहां देश अभी अभी गुलामी से आजाद हुए थे, वहां तो ये मॉडल काम ही नहीं कर सकता था। सही कहा। उन्होंने सहयोग का एक बिल्कुल अलग रास्ता निकाला। आप आसियान की बात कर रही है। उसकी कहानी बिल्कुल अलग माहौल में शुरू हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के देश उपनिवेशवाद से आजाद तो हो गए थे, पर उनके सामने गरीबी, पिछड़ापन, इन सब का पहाड़ खड़ा था। बिल्कुल। और अंदरूनी संघर्ष भी थे।
इसी माहौल में 1967 में 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर आसियान की नींव रखी। मैंने इसके काम करने के तरीके के बारे में सुना है, आसियान स्टाइल। ये सुनने में यूरोपीय संघ के एकदम उल्टा लगता है। जहां यूरोप में सख्त नियम है, यहाँ अहस्तक्षेप की बात होती है। ये इतना अलग क्यों है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आसियान स्टाइल का मतलब है अनौपचारिक बातचीत, टकराव से बचना और सहयोग पर जोर देना। टकराव रहित। हाँ, ये यूरोप से इसलिए अलग है क्योंकि ये सभी देश नए नए आज़ाद हुए थे। उनके लिए अपनी संप्रभुता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। वो किसी और संगठन के लिए इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल, इसीलिए इसके 3 सिद्धांत हैं। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करो, किसी के अंदरूनी मामले में दखल मत दो और मिलकर आर्थिक विकास करो। तो ये स्टाइल कागज पर तो अच्छा लगता है, पर क्या इससे सच में कोई फायदा हुआ? आर्थिक तौर पर तो जबरदस्त फायदा हुआ है। आसियान आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विकास दर लगभग 6% है। हाँ, जबकि अमेरिका 2% और यूरोप 1.5% पर है। भले ही कुल मिलाकर इसकी इकोनॉमी अभी अमेरिका या यूरोप जितनी बड़ी ना हो, लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा है। और इनका फोकस मुक्त व्यापार पर है। पूरा ध्यान एक फ्री ट्रेड एरिया बनाने पर है, और ये अमेरिका, चीन और भारत जैसी बड़ी ताकतों के साथ व्यापार समझौते कर रहा है। तो हमने 2 मॉडल देखे, एक यूरोप का सख्त नियमों वाला ग्रुप, दूसरा आसियान का सहयोग वाला। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने आप में ही एक शक्ति का केंद्र है। चीन। हाँ, चीन की कहानी 1978 के बाद पूरी तरह पलट जाती है। उससे पहले माओ के दौर में चीन एक बंद सोवियत मॉडल वाले कम्युनिस्ट इकोनॉमी था, जिसका बाहरी दुनिया से कोई खास लेना देना नहीं था। बिल्कुल। लेकिन 1978 में देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति का ऐलान किया, और यहीं से चीन की काया पलट शुरू हुई। ये बड़ा दिलचस्प है। सोवियत संघ भी तो एक बंद इकोनॉमी था, पर वो बिखर गया। चीन ने ऐसा क्या जादू किया कि वो बिखरने के बजाय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की राह पर चल पड़ा? चीन ने रूस वाली गलती नहीं की। उसने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई। मतलब रातों रात अपनी पूरी सरकारी अर्थव्यवस्था को बाजार के हवाले नहीं कर दिया। हाँ, जिससे रूस में बड़ी उथल पुथल मची थी। चीन ने बहुत चालाकी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। पहले 1982 में खेती का निजीकरण किया, फिर 1998 में उद्योगों का। और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला आइडिया भी तो यहीं से आया था। हाँ, वो उनका मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए देश के कुछ हिस्सों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZs बनाए। तो एक तरह से देश के अंदर ही छोटे छोटे कैपिटलिस्ट आइलैंड बना दिए। सही कहा। ये देखने के लिए कि एक्सपेरिमेंट काम करता है या नहीं, और ये एक्सपेरिमेंट जबरदस्त कामयाब रहा। और इसका नतीजा हम सब आज देख रहे हैं। बिल्कुल। चीन देखते देखते दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, विदेशी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन गया। और 2001 में WTO में शामिल होने के बाद तो हाँ, उसके बाद तो ग्लोबल इकोनॉमी से पूरी तरह जुड़ गया। आज उसके पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि वो पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहा है। और अनुमान है कि 2040 तक वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। यही अनुमान है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। लेकिन ये जो रॉकेट की रफ्तार से तरक्की हुई है, इसकी कोई कीमत भी तो चुकानी पड़ी होगी। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? हाँ, और ये कीमत बहुत बड़ी है। इस चमक दमक के पीछे कई अंधेरे कोने हैं। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले, ये सच है, लेकिन देश में बेरोजगारी भी बढ़ी। करीब 10 करोड़ लोग, उसकी तो बात ही अलग है। सही कहा। अंधाधुंध औद्योगिकरण ने पर्यावरण को तबाह कर दिया है। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, और इन सब के ऊपर है राजनीतिक आजादी का अभाव। मतलब आर्थिक आजादी है पर राजनीतिक नहीं। बिल्कुल। चीन का मॉडल आर्थिक विकास को तो बढ़ावा देता है, लेकिन मानवाधिकार और लोकतंत्र की कीमत पर। चीन के इस तूफानी उदय का हम पर यानी भारत पर क्या असर हुआ है? हमारे रिश्ते की कहानी क्या है? भारत और चीन के रिश्ते शायद दुनिया के सबसे जटिल रिश्तों में से एक हैं। 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से शुरुआत हुई, जो 1962 के सीमा युद्ध के साथ खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई 1988 में, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए। और आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत बड़ी अजीब है। एक तरफ दोनों देशों में जबरदस्त व्यापार है, 2017 में ये 84 अरब डॉलर का था। और दूसरी तरफ सीमा पर तनाव है, पाकिस्तान को चीन का खुला समर्थन है, और दोनों के बीच एक गहरा रणनीतिक अविश्वास है।
ये एक साथ साझेदारी और प्रतिद्वंदिता का एक क्लासिक केस है। तो यूरोपीय संघ, आसियान और चीन, इन तीनों की कहानियों को जोड़कर देखें तो आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब साफ है, वो दुनिया अब नहीं रही जिसमें सिर्फ अमेरिका का सिक्का चलता था। अमेरिकी दबदबे को आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सीधी और ठोस चुनौती मिल रही है। यूरोपीय संघ से, आसियान से और खासतौर पर चीन से। हाँ, यानी अब सत्ता का कोई एक सेंटर नहीं है, बल्कि कई पावर सेंटर उभर रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया साफ तौर पर एक बहुध्रुवीय, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। ये तीनों उदाहरण दिखाते हैं कि आज के दौर में वैश्विक मंच पर ताकतवर बनने के लिए क्षेत्रीय सहयोग और स्मार्ट आर्थिक सुधार ये सबसे बड़े हथियार हैं। आज की बातचीत से ये तो साफ है कि दुनिया में शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। सत्ता के नए केंद्रों के उदय का मतलब सिर्फ आर्थिक या सैन्य ताकत का बंटवारा नहीं है। हर मॉडल अपने साथ कुछ मूल्य लेकर आता है। बिल्कुल। यूरोपीय संघ का मॉडल सहयोग और साझा नियमों पर आधारित है। आसियान शैली किसी के मामले में दखल न देने पर जोर देती है और चीन का मॉडल एक पार्टी शासन के तहत तेज आर्थिक विकास का है। बिल्कुल। तो भविष्य का बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा, बल्कि ये भी है कि इनमें से कौन सा आइडिया, कौन सा मॉडल आने वाली दुनिया को आकार देगा। इस पर जरूर